नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज जो सबसे पहले बात करेंगे वो अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का आरोप लगा, उसके बाद कार्रवाई हुई, एसआईटी बनी, एफआईआर हुए, गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस पर राजनीति अपनी अपनी पूरी की जा रही है। वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं जो राम मंदिर के विरुद्ध थे और अदालत में भी राम नहीं है इसके बारे में जिक्र कर रहे थे। बहरहाल उनकी जो राजनीति है उस पर करेंगे बात। इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ कि पश्चिम बंगाल में यूसीसी पर, समान नागरिक संहिता पर जो शुभेंदु सरकार है उसका बयान आया है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर इसको लागू करने का वादा किया था। तो ये वादे से लेकर विधेयक तक शुभेंदु सरकार उस पर अब काम करना शुरू कर चुकी है। तो यूसीसी पर महत्वपूर्ण बयान दिया। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे केरल की। केरल में आपको याद होगा कि इस बार तिरुवनंतपुरम में पहली बार एनडीए ने वहां के कॉरपोरेशन में अपना मेयर बनवाया। अब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन मजेदार बात यह है कि सीपीएम अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 3 दिनों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना। अरुल मेहू नवशक्ति विनयगर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। श्री राम मंदिर दान में कथित गड़बड़ी मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट की नियमित बेंच करेगी इस पर सुनवाई। तय समय सीमा में जांच पूरी करने की मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज ओबीसी से जुड़े 2 संशोधन विधेयक पारित। ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल किए गए समूह के खिलाफ पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष जताई जा सकेगी आपत्ति। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान। पंजाब में बेअदबी कानून पर अकाल तख्त में अहम बैठक। सभी सिख विधायक बैठक में होंगे शामिल। भगवंत मान के खिलाफ एसजीपीसी डीजीपी को देगी शिकायत। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइन। सब देखते हैं खबरों को विस्तार से और बात करते हैं अपने एजेंडे की। और आज का जो सबसे पहला एजेंडा है वो ये कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में जो गड़बड़ी हुई, जो चोरी का आरोप लगा है, उस पर किस किस तरह की राजनीति हो रही है, कैसे कैसे राजनीतिक दांव पेच खेले जा रहे हैं, इस पर पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। अयोध्या, जिसे अथर्ववेद में अजेय नगरी भी कहा गया है, जिसे कभी युद्ध में हराया या जीता ना जा सके, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की राजनीति इसके चुनावी एजेंडे बना रही है। धर्मनगरी अयोध्या आज अपने प्राचीन वैभव को पाकर देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। उस राम नगरी अयोध्या को लेकर नेताओं के भ्रम फैलाने की साजिश 500 वर्षों के संकल्प और संघर्ष को बेमानी साबित करने पर तुली हुई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव सत्तारूढ़ बीजेपी पर चंदा चोरी को बीजेपी की साजिश बताने लगे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि यह नेशन फर्स्ट वाली पार्टी नहीं है, ये डोनेशन फर्स्ट को अपना धर्म मानती है। अखिलेश यादव उनकी सरकार आने पर अयोध्या को सिया राम धाम के रूप में विकसित करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, इटावा में शिव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद मैं भगवान राम की पूजा करने के लिए अयोध्या जाऊंगा, लेकिन मुद्दा मेरी यात्रा का नहीं है। मुद्दा यही है जिसे लोग जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण को अपनी सियासत में हमेशा विवादित माना, वे अचानक राम भक्त कैसे हो गए हैं। सीएम योगी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान सुन रहा था कि उनकी सरकार आएगी तो वो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। आप अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आपकी ही सरकार ने चलवाई थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परिश्रम पुरुषार्थ से अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करवा रही है, तो आपके मुंह में पानी आ गया? भूल जाओ, आपकी सरकार में तो जेलों थानों में कृष्ण जन्माष्टमी को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सीएम योगी ने साथ ही कहा कि अखिलेश जी, आप अयोध्या की चिंता ना करें, पश्चाताप करें। कम से कम एक बार भगवान श्री रामलला के दर्शन अवश्य करें, इससे कम से कम आपको अक्ल तो आ जाएगी। आइए खुलकर बात करें कि जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया जाना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले अचानक राम भक्तों की तादाद बड़ी हो गई है। गबन के बड़े बड़े आरोपों के बीच किसी नेता या दल ने अब तक एसआईटी के समक्ष लेकिन एक भी शिकायत या सबूत नहीं दिया है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कुछ है तो दीजिए, खुलकर दीजिए। लेकिन अखबारों की सुर्खियां ये मामला रोज बटोर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में प्रबंधन से जुड़े हर एक से पूछताछ होनी है। एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए गिनती और चढ़ावा में बैंक की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चंदा चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। साधु संत इसे महज एक चोरी की घटना नहीं मानते, बल्कि इसे महापाप मानते हैं कि आस्थावान लोगों के साथ कुछ लोगों ने खिलवाड़ की है। दान चोरी मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अधिवक्ता संघ ने बताया कि करीब 15 अधिवक्ताओं की एक विशेष पैनल कमेटी बनाई गई है, जो अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करेगा। सवाल यह है कि प्रबंधन की नाकामी पर सवाल हो सकता है। एसआईटी उन्हें अकाउंटेबल भी मान रही है, लेकिन इस नाम पर लगातार हो रही सियासत मंदिर आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश हो सकती है और इसी पर यूपी के मुख्यमंत्री हमला बोल रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को राम भक्तों ने साजा सवार दिया है। आप पिछली गलतियों का पश्चाताप अब कीजिए, क्योंकि जितना इस मामले में हमें काम करना था वो तो हमने कर दिया। अब आप पश्चाताप कीजिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए। एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करके निश्चित रूप से एक बड़ा पलटवार कर दिया है अखिलेश जी के लिए। सपा नेता अखिलेश यादव ने लेकिन कहा कि उनकी निगाहें यानी बीजेपी की निगाहें डोनेशन पर। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। अच्छा, ये जब मामला आया है तो जिनको अयोध्या से, राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, उनकी भी चिंता बढ़ गई। उनकी भी चिंता सामने आ रही, बयान सामने आ रहे हैं, राजनीतिक बयान। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में इस मामले की जांच होनी चाहिए। सिर्फ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इन सब लोगों को जेल भेजना चाहिए। राजनीतिक बयान अपनी जगह, लेकिन ये जो मामला है इससे श्रद्धालुओं को धक्का तो लगा है। और ऐसा ही धक्का अयोध्या बार एसोसिएशन, वो पूरे सारे जो वकील समाज है उनको भी लगा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ना है। अगर कोई वकील लड़ेगा तो उसे जुर्माना लगेगा। अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा।
अब इस मामले पर सरकार का भी पक्ष आपको सुनवाते हैं। लगातार मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच करेगी और कर भी रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। तो ये आपने राजनीतिक बयान, उसमें सफाई, उसमें हमला, सब कुछ आपने सुन लिया। और जिस तरह अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चलिए अब कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक पोस्ट चेंज करने की भी इसमें बात है, गोल पोस्ट चेंज करने की। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं यहीं स्टूडियो में, और अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनिरुद्ध जी स्वागत, नमस्ते। और कपीश श्रीवास्तव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपीश जी स्वागत और नमस्ते। पहले विकास के पास। विकास, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि बस 15 दिन का समय दीजिए, एसआईटी काम कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी, उसके बाद देवरिया गए और उसी दिन एसआईटी की रिपोर्ट आई, एफआईआर वगैरह भी हो करके कार्रवाई हुई, 8 लोग गिरफ्तार भी हैं। अब जा करके जिस तरह इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी आ रही है विकास, उसमें कहीं ना कहीं एक अपर हैंड लेने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है कि राम जन्मभूमि में तो हमने जो कर दिया, भव्य बना दिया, त्रेता युग की याद दिला रहा है, और कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। आइए, अगर इतनी ही श्रद्धा उमड़ रही है तो चलिए कृष्ण भूमि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर। ये उन्होंने कहीं ना कहीं तगड़ा जवाब दिया समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है और इसके साथ ही कहा है कि कम से कम राम मंदिर तो आ जाइए आप एक बार। और इसके हम देख रहे हैं लगातार अखिलेश यादव की तरफ से इस मामले पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 8 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर उनके घरों पर भी कल छापेमारी की गई थी, और जो पुलिस है वो अपनी विवेचना आगे बढ़ाए हुए है, और आज भी 8 आरोपियों की पेशी चल रही है इस समय कोर्ट में। और साथ साथ जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। कल भी हमने देखा, कल सुबह एक कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी, 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने आएगा। ये वही कांग्रेस है जब इसके बड़े नेता आते थे अयोध्या, और राम मंदिर कभी नहीं आए, ना ही इनके बड़े नाम अगर ले लिए जाएं तो एक दौर था कि अयोध्या को राजनीति के रूप में अछूत माना जाता था। यहाँ कोई नहीं आता था क्योंकि उसको लगता था कि कहीं उसका वोट बैंक उससे नाराज ना हो जाए। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से यहाँ भाजपा की सरकार जब बनी तो राजनीति के केंद्र बिंदु में अयोध्या रखा गया, और जब राम मंदिर बना उससे पहले ही यहाँ पर तमाम सारे आयोजन प्रारंभ कर दिए गए थे, चाहे वो दीपोत्सव के आयोजन हो, चाहे रामलीला के आयोजन हो। इन जैसे आयोजन लगातार किए गए यहाँ पर। और प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद यहाँ पर तमाम सारे अयोध्या नगरी को विकसित किया गया। अगर बात करें तो इसकी इस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया गया कि शायद अगर कोई 15 साल पहले यहाँ आया हो और आ जाए तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या वही ये अयोध्या नगरी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने जो करना था वो करके दिखा दिया है। आप क्या करेंगे, आप करके बताएं, क्योंकि मामले में जो दान चोरी का मामला है उस पर एसआईटी भी गठित की गई है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अगली पूछताछ के बाद, अगली विवेचना के बाद कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। लगातार पुलिस अपनी विवेचना को आगे बढ़ा रही है। तो तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप लगातार लग रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। मैं लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी, नहले पर दहला, कहा कि भाई अगर श्रद्धा अब उमड़ने लगी है, जो पहले उमड़ी नहीं थी, अब उमड़ने लगी है, तो चलिए यहाँ का तो अयोध्या का काम हो गया है, अब मिलजुल करके श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में काम करते हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश जी को, उनको बिल्कुल जिस तरह से वो स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये बयान दे करके उन पर दबाव बना लिया है। विनोद जी। लाल जी, मैं आप ही की रिपोर्ट पे अभी सुन रहा था, राशिद अल्वी जी का, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, बड़े चिंतित थे और बड़े चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस के ही बेंच में वो चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो और इसकी जांच हो। तो अभी आपने अखिलेश यादव जी को भी सुनाया, तो मुझे लगा कि इतना सेलेक्टिव क्यों हो गया है राम मंदिर पे रिएक्शन।
क्या राशिद अलवी या अखिलेश जी या कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता जो अभी रिएक्ट कर रहे हैं, कभी किसी का रिएक्शन हम लोगों ने सुना कि वक्फ की संपत्ति 1947 में 2.5 लाख एकड़ जमीन जो है अचानक आते आते 2024 तक में आते आते वो कैसे 15 लाख एकड़ तक में हो गई? कहां की चोरी थी? किसी का कोई रिएक्शन देखा? नहीं, अभी केरल के अयप्पा मंदिर में, उसके बचाव में अभी केरल में आप चले जाइए, उस मंदिर में पूरे सोने के प्लेट से लेके और सारे सोना हटा लिए गए थे, और बीच में उसमें अभी आप देखिए कि इतने लाखों करोड़ का है होगा पूरे सोने का वहां का जो आप मंदिरों में देखते हैं। जी जी। कभी आपने कोई रिएक्शन सुना इन नेताओं का? कभी आपने साउथ के इस पूरे 40,000 से मंदिर ट्रस्ट है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के पास में, और उसमें लाखों टन आप सजे सोना गला दिया गया और राज्य के खर्चे तिजोरी में वो आ गई, कभी आपने सुना कि उसमें लूट क्यों हुई? सिर्फ राम मंदिर पे आपकी जो चिंता है वो चिंता एक तरह से एक नकली दिखता है। नकली इसलिए दिखता है कि अगर अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या है, जिसके नाम से है कि जिसे न कभी हराया गया न जिसे कभी जीता गया, और उस अयोध्या को आपने पिछले 500 साल के संघर्ष की सियासत में किस तरह से आपने अछूत बना के रखा कि अयोध्या का नाम लेते हुए आपके पूरे पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा लगता था कि पूरा वोट बैंक उसका गड़बड़ा जाए। बिल्कुल। और आप आज राम मंदिर को लेके, इस भव्य राम मंदिर को देख के शायद आपके मन में वो जलन है, आपके मन में वो ईर्ष्या है कि अयोध्या की नगरी कैसे वो त्रेता युग की अयोध्या, लाखों करोड़ों भक्तों की अयोध्या एक साकार होते हुए इस पीढ़ी के लोगों के सामने में दिखी है जी। तो आप तमाम लोगों के अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस चोरी के मामले में खुल के बाहर आ गई है। अगर इस मंदिर के बारे में शिकायत है, चंदा चोरी के मामले में कोई आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो आप क्यों नहीं एसआईटी के पास रखते? बिल्कुल, ये बात तो एसआईटी में नहीं जाते हैं, आप मीडिया में जाते हैं जी। मीडिया के लिए खबर हो सकती है, लेकिन ये बात आप जानिए कि देश के करोड़ों लाखों आस्थावान जो देश दुनिया के हैं, उनके राम मंदिर आंदोलन और उनकी अयोध्या पे जो आप चोट पहुंचा रहे हैं, ये सियासत किसी को भी भारी पड़ने वाली है। लेकिन सियासत एक ऐसी चीज है कि जब मौका मिलता है तो की जाती है। कपीश जी बहुत चिंता भी नजर आ रही है, श्रद्धा भी नजर आ रही है अयोध्या के मामले में। तो यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस श्रद्धा का क्यों ना कहीं सकारात्मक उपयोग किया जाए, हाँ, कंस्ट्रक्टिव यूज। जहां काम नहीं हुआ है चलते हैं वहां मिलकर काम करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर क्या इस मामले में मिलजुल कर काम किया जाए अगर श्रद्धा अब उमड़ आई है तो? कपीश जी। अच्छा, यानी राम मंदिर में चंदा चोरी से अभी इनका पेट नहीं भरा है। अच्छा, मतलब वहां फिर इसलिए बनवाना चाहते हैं कि वहां से भी चंदा मतलब ले पाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, इनके लिए चंदा फर्स्ट है। और इनको ये बताना चाहिए कि चोरी का आरोप मंदिर पे थोड़ी ना है, ना प्रभु श्री राम पर है। उनके धन का चोरी का आरोप है। किसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के जो पैतृक संगठन है, मैत्रिक संगठन है, उनके ऊपर। और ये बनाया किसने? किस संगठन के ऊपर सर? नियुक्ति किसने की है लालचंद भाई? कपीश भाई किस संगठन के ऊपर आरोप है? जरा मैं वो संगठन का नाम जानना चाहता हूँ। कपीश भाई, जिस संगठन के ऊपर आरोप है, इन लोगों को आपने शब्द की तरह सुना, थोड़ा हमें भी सुन लेना। वही तो, इसीलिए तो और ज्यादा साफ तौर पर सुन पाए, समझ पाए, बता रहा हूं ना। पूछ रहा हूं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर तो नहीं बनवाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को इस बात के लिए अहर किया कि आपको ये शक्ति निहित की जाती है कि आप एक ट्रस्ट बनाइए। वो ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगा, वही मंदिर को चलाएगा। ठीक। तो किसके हाथ में शक्ति थी? नहीं, लालचंद भाई सुनिए, मैं विधिक आदमी हूं, आपसे विधि की बात करूंगा। आप बिल्कुल कीजिए ना, बिल्कुल खोल के कीजिए। मैं तो जहां और ज्यादा चीजों को साफ करने के लिए छोटा छोटा सवाल पूछ रहा था, बस आप बोलिए। छोटे छोटे सवाल बीच में ना कीजिएगा, अंत में कर लीजिए। ठीक है, बोलिए, पूरा मौका आपको बोलिए। मैं तो आप ही बात ये कह रहा हूं कि जब केंद्र सरकार ने इस न्यास समिति को बनाया तो उसने योग्यता क्या निर्धारित की? क्योंकि जो लोग प्लेंटिफ थे, इसमें 5 प्लेंटिफ थे जिनके प्लेंट पर ये वर्डिक्ट आया। ठीक है। उन 5 में से 3 जीवित हैं।
एक रामालय ट्रस्ट के शंकराचार्य जी और मुक्तानंद सरस्वती जी, दूसरा अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है, और एक तीसरे धर्मदास जी महाराज। तो ये 3 को इसमें जगह नहीं दी गई, ना 13 में जगह दी गई, ना इनको उद्घाटन में बुलाया गया, ना ध्वजारोहण में बुलाया गया, ना ही जो है जब शिला पूजन हुआ उसमें बुलाया गया। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने किस आधार पर इन चोरों की नियुक्ति की? सिर्फ इसलिए कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग थे? यानी आपने एक गिरोह को वहां पर बैठा दिया अपने लिए। और ये सीधी सी बात है, चौकीदार ही चोर है, ये पूरी दुनिया जान गई है। अब चौकीदारी की चोरी के लिए और भी मंदिर चाहिए। ले लेना, सुप्रीम कोर्ट से जैसे तो इस आधार पर कि और कृषि मंदिर भी बन जाएगा। ठीक सर, मैं ये कह रहा हूं कि इस आधार पर कि और कहीं मंदिर बन करके ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसलिए कोई मंदिर अब बनना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैं सही समझा? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कृष्ण मंदिर बनेगा। इटावा वाला शिव मंदिर किसके आदेश पर बन रहा है सर? कर देना और अपने पास कमीशन पहुंचवा लेना। सर शिव मंदिर, जिस शिव मंदिर के बारे में अखिलेश जी बात कर रहे हैं कि ये वाला शिव मंदिर पूरा कर लूं फिर राम मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए, वो किसके आदेश पर बन रहा है? वो तो सबसे पहली चीज है, वो हम लोगों के अपने पैसे से बन रहा है। अच्छा, ठीक है। उसमें कोई सरकार का वो अपना नहीं है, पैसा मतलब किसका? बन रहा है भक्तों का पैसा। भगवान शिव के उस मंदिर में एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ श्री राम है। वहां चंदा चोरी का मामला नहीं है, वहां गिराकटी का मामला, डकैती का नहीं है कि निपेंद्र मिश्रा मथुरा में भी हो जाएगा, ये आपने कैसे सोच लिया? महिपाल सिंह ने क्या कहा? महिपाल सिंह ने कहा कि यहाँ नोटों की गड्डी में खेल चल रहा है। चंपत लाल को बताया, चंपत लाल ने कहा कि अब तुम बाहर जाओ। अच्छा, दीनानाथ वर्मा कौन थे? वो भी आरएसएस एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए बहुत ज्यादा गुंजाइश उसमें है नहीं। अनिरुद्ध जी का, अब अनिरुद्ध जी आपको जवाब दें। कोई ठीक, चोर चंपत लाल पे कोई कार्रवाई नहीं। ठीक। अनिरुद्ध जी ये बताइए कि भाई जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, इस बीच में आप लोगों ने गोल पोस्ट ही बदल दिया, बोला कि अगर श्रद्धा उमड़ आई है तो चलिए मिलके वहां करते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उसका भी उद्धार करते हैं। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद अयोध्या का रहने वाला हूं, उसी रघुकुल का मैं भी रघुवंशी। क्या बात है, क्या बात है। और 18 किलोमीटर जन्मभूमि है और मेरे जो नेटिव गांव का नाम वही है जहां राजा जी की दशरथ की हाथी बांधी जाती थी, पीलखाना। अच्छा, तो जाहिर सी बात है ये 2017 के पहले का अयोध्या देखिए, 2017 के बाद की अयोध्या देखिए। हम लोग छोटे थे, हमने वो भी देखा, सरयू नदी गुप्तार घाट लाल हो गई थी मुलायम सिंह यादव ने जब गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर। कार सेवक भाग के घूम के कहां जाते थे। मैंने बोला नहीं, आपने विधि की बातें की ना, मैं विधि की बातें कर रहा हूं। अयोध्या का हाल बता रहे हैं, अयोध्या का हाल बता रहे हैं, जब सरयू वहां पर राम भक्तों के खून से लाल हो गई थी। कोई नहीं देखा था, हम लोग अपनी आंखों से देखे थे। कार सेवक आते थे, गुजरात से आते थे, कहां से आते थे, वो बेचारे भागते घूमते थे ताकि अयोध्या में लोगों के घरों में जा जाके छुपते थे। इस तरीके से हालत इन्होंने कोठारी बंधुओं की वो तस्वीरें, युवा काल की तस्वीरें अभी भी हम सब की नजरों में है। एफआईआर किसने लिखाई? ट्रस्ट ने लिखाई। एसआईटी किसने बनाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई। भाई आप ये बताइए, आप ये कहते हैं उनको नहीं बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया, अखिलेश यादव को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? आज तक गए कि नहीं गए? आज तक नहीं गए। एक मिनट शांत रहिए, जैसे बोलने लगते तैसे ची 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 ची, क्योंकि इनकी दुखती नस पे मैं दबा देता हूं। चापों 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 करने लगते ही। चुप रहिए, इतना तेज मत बोलिए, ठीक है? थोड़ा चुप रहिए। ये अखिलेश को जाके सिखाइए। नहीं, मुझे अनिरुद्ध जी बकरे कटते वहां उनको खुशबू आती है। अनिरुद्ध जी इनका कहना है कि शिव मंदिर तो हम बना रहे हैं, उसके बाद राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन कृष्ण मंदिर इसलिए नहीं बनना चाहिए कि वहां भी कल कोई इस तरह की गड़बड़ी का मामला आ सकता है। बताइए, अरे बताएं क्यों नहीं बनना देना चाह रहे हैं? ये अखिलेश यादव ने खुद कहा, जहां गौशाला होती वहां बदबू आती, जहां बकरे कटते वहां खुशबू आती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोटेड बयान है, निकलवा के देख लीजिए। अखिलेश यादव ने यही कहा था। तो वो कृष्ण मंदिर, तो कृष्ण भगवान तो गौभक्त थे, इनको कृष्ण मंदिर कहां से पसंद आएगा? और दूसरी चीज, मैं आपके चैनल पर चुनौती देके कहता हूं, अगर अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने 1 रुपया चंदा दिया, आपको पूरा मौका मिलेगा कपीश जी, पूरा मौका दूंगा। एक बार अनिरुद्ध जी की बातें आ जाने दीजिए। आपके चैनल डीडी न्यूज के माध्यम से, क्योंकि डीडी न्यूज हर कोई देख रहा है, चाहे चुपके से देख रहा होगा, चाहे जैसे देखते तो सब विपक्ष के लोग, उनको चुनौती दे रहा हूं। अगर 1 रुपया सुन लीजिए चुनौती,
1 रुपए का भी चंदा दिया है। अयोध्या वासी अपना चाहे घर बेच के चाहे खेत बेच के इनका 1-1 रुपया वापस करेंगे, रसीद लाके दिखा दे या वैसे आके झूठे कह दे कि हमने 100 रुपया चंदा अखिलेश यादव ने कहा नहीं, लेकिन यहाँ अनिरुद्ध जी भले किसी ने चंदा दिया हो या ना दिया हो, गड़बड़ी अगर हुई है तो सवाल उठेगा। नहीं, देखिए एसआईटी गठित किसने की? सरकार ने। एफआईआर किसने लिखा है? ट्रस्ट ने। सब कुछ तो खो गया भाई। बैंकों में अगर चोरी हुई, मैं मान सकता हूं कि बैंक में चोरी हुई तो एफआईआर कौन लिखाता? बैंक लिखाता है। पकड़े जाते लोग, कन्विक्शन तक पहुंचाया जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम तो हो नहीं रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, इन सरकारों में होता था। हमारी सरकार में, योगी जी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि अगर जिसके पास सबूत है, अगर मान ले किनके पास सबूत है, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि निडर होकर एसआईटी को सबूत दीजिए, निडर होकर के एसआईटी को सबूत दीजिए, आप मथुरा के मदद कीजिए। कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, आप उस पे 2 शब्द बोल दीजिए, कह दीजिए हम 4 ईंट लेके जाके दे देंगे। लेकिन ये वाला जो बयान है ना अनिरुद्ध जी, ये नहले पर दहला वाला मामला है। अखिलेश जी स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों ने उधर मथुरा वाला मामला उठा दिया। मैं बिल्कुल 4 ईंट देना चाहिए भाई, भक्तों का सवाल है, 4 ईंट क्यों नहीं देना चाहिए? विकास सिंह क्या लगता है ये जिस तरह से अब देखिए, अभी विनोद सर एक बात कर रहे थे कि देखिए इस तरह के बड़े बड़े मामले तो साउथ के मंदिरों से भी आए हैं। कहीं सोना गायब हो गया, कहीं सोना पिघल गया, कहीं कुछ। लेकिन अयोध्या वाला मामला इतना ज्यादा, मतलब सुर्खियों में इतनी ज्यादा राजनीतिक बयान क्या इसलिए है विकास? क्योंकि कुछ महीने बाद वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टियां इसको छोड़ना नहीं चाहती, राजनीतिक पार्टियां। जी बिल्कुल यही एक कारण है, क्योंकि अब 7 माह से कम का समय बचा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या को जिस तरीके से बाकी पार्टियों ने अछूत माना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2017 में इसको एक मॉडल बना के पेश किया गया। चाहे यहाँ के विकास कार्य हो, चाहे यहाँ पर योजनाओं को जोड़ना हो, या प्रभु श्री राम का मंदिर हो, इसको भव्यता से बनाया गया और तमाम तरीके के यहाँ आयोजन किए गए। अयोध्या एक ऐसा नगर है जहाँ पर एयरपोर्ट शहर के अंदर है, मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर मुख्यालय पर। ये एक बड़ी बात है। तो हम अगर देखें अयोध्या के विकास की, प्रभु श्री राम की त्रेता की जो संकल्पना थी कि उनसे प्यारी उनकी अयोध्या नगरी थी, कुछ इस तरीके से काम किया और मॉडल के रूप में पेश किया। तो विपक्षी पार्टियां उस मॉडल को चोट करना चाहती हैं। वो यहाँ के विकास की बात नहीं करती हैं, यहाँ पर बाकी कार्यों की बात नहीं करती हैं, वह सिर्फ उनके इस मॉडल को ठोकर पहुंचाना चाहती हैं, भेजना चाहती हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, इसमें उनकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहती हैं। हालांकि उनका इससे कोई मतलब नहीं है। ये मामला पूरा ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में जो काम करते हैं मंदिर प्रशासन में उससे जुड़ा हुआ है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी विवेचना के आधार पर की जाएगी। अभी अंदर मामला अभी चल रहा था, पेशी की कार्रवाई अभी कोर्ट के अंदर चल रही है। हम अयोध्या कोर्ट में ही मौजूद हैं। यहाँ पर तो ये सही बात है, अयोध्या वासियों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। हमने देखा था जो आरोपी हैं, यहाँ की बार एसोसिएशन ने कहा है कि कोई भी उनके पक्ष में कोई वकील नहीं खड़ा होगा। हालांकि उनके खिलाफ एक पैनल जरूर खड़ा रहेगा जो दोषियों को सजा दिलाने के लिए काम करेगा। तो यहाँ तक कि अयोध्या के हर लोग संकल्पित हैं कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। इस मामले की परतों को, जो राजनीति हो रही है इसकी परतों को थोड़ा सा और खोलेंगे। सब लोग बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इसकी कुछ परतों को और खोलेंगे। छोटा सा ब्रेक। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं उस पर किस तरह के राजनीतिक दांव पेंच खेले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। इस समय सीधे मैं सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी का रुख करता हूं।
विनोद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव, जैसे आपने पिछली बातचीत में कही कि इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं साउथ में, लेकिन अयोध्या वाले को जिस तरह से कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया, हाँ, और सपा तो खैर अखिलेश यादव जी बिल्कुल इसको लगातार उठा ही रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से भी जाकर जुड़ता है क्या? और इसमें एक बात और, क्या अखिलेश यादव जी को ये लग रहा है कि जो भी उन्होंने जिन चीज़ों को वो लेकर चल रहे थे, पीडीए, हाँ, जातीय समीकरण, ये सब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद उनको नाकाफी लग रहा है, पर्याप्त नहीं लग रहा है चुनाव में, इसलिए वो इस चीज़ को बिल्कुल पकड़ कर रखना चाह रहे हैं? लाल जी, आपके साथ में अनिरुद्ध जी हैं, बीजेपी के अपनी बात कहने के लिए वो काफ़ी है और मेरे से बेहतर अयोध्या को जानते हैं, बिल्कुल बताया उन्होंने, को भी अयोध्या के जानते हैं। हाँ। तो मैं वो चीज़ से शायद मेरे कहना कुछ अलग होगा जी। मैं इसमें सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी इसलिए सामने में लाता हूँ कि जो श्रीवास्तव जी का जो रिएक्शन था कि भाई अगर अयोध्या के बाद राम मंदिर आंदोलन के बाद कृष्ण मंदिर आंदोलन शुरू होगा तो वहां भी चंदा चोरी, यही उन्होंने यही कितनी हल्की और कितनी ओछी बात कही है। मंदिर ना बने। मैं बस इतना ही इनको बताना चाहता हूं कि जरा इसके आंदोलन को झांकिए। अयोध्या नाम भी 2017 के बाद आया है, फैजाबाद आप लोगों ने इसको इतना शीर्षस्थ किया था कि आप जो पुराने लोग थे अयोध्या जी ही कहते थे, आपने कभी नहीं अयोध्या सुना होगा, उनके सब मुंह से जब कभी भी निकलता होगा तो अयोध्या जी, अयोध्या धाम निकलता था। उस अयोध्या धाम को आपने फैजाबाद कर दिया और फैजाबाद को लेके आप कितने बरसों बरस तक ढोते रहे, फैजाबाद, राम की नगरी अयोध्या गायब हो गई, इंसाइक्लोपीडिया से गायब हो गई। ये इंसाइक्लोपीडिया में कौन लाया? इसी यूपी की सरकार है, यही योगी आदित्यनाथ है जो अयोध्या धाम लाए, यही ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है कि इलाहाबाद को प्रयागराज धाम लाए, तीर्थ राज प्रयाग प्रभाव, जिसके वर्णन में तुलसीदास ने कितने पेज लिखे हैं। आपके समय की भारत के उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों की ये हालत थी। आज की हालत में आप तीर्थ स्थल का देखिए कि जहां करोड़ों लोग, आस्थावान लोग आते हैं अपने अयोध्या जी को देखने, बिल्कुल अपने अयोध्या धाम को देखने। और बीजेपी की बात रही, बीजेपी का ये आंदोलन नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इसकी पहचान दिलाई, ये बात मुझे कहने में कतई संकोच बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने इसको, और अगर बीजेपी, एक आप देखिए, ये अयोध्या साधु संतों का आंदोलन था 500 वर्षों से, सिख के निहंग सिख हुए, सिख गुरुओं का अपना संघर्ष रहा, और उसके बाद जो इलाके के लोग थे उनका संघर्ष रहा, हजारों मरे, लाखों मरे, कई परिवार बर्बाद हो गए। और लास्ट में जब बीजेपी ने इस आंदोलन को पहली बार कवर किया लाल कृष्ण आडवाणी के समय में, जब उन्होंने रथ यात्रा की और राम मंदिर के संकल्प को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, देश जुड़ा, समाज जुड़ा और ये मंदिर वहां स्थापित हुआ। इसलिए आप जो चंदा चोरी और ये इस बात की जो तौहीन करते हैं, लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी को भी अपना इतिहास देखना चाहिए। रक्त रंजित अयोध्या जो कभी अयोध्या में नहीं हुआ, वो पहली बार अयोध्या जी के उस धाम को भी लोगों ने देखा है। बिल्कुल, इसलिए बहाना नहीं चलेगा, साफ साफ बोलिए, साफ साफ बोलिए कपीश जी कि क्या अयोध्या का वैभव, जो आरोप लग रहा है कि क्या अयोध्या का वैभव जो फिर से स्थापित हुआ है वो चुभ रहा है, क्या ऐसा ही वैभव मथुरा में ना हो? इसके लिए बिल्कुल जो है उसके लिए आप चढ़ावा का जो एक चोरी का आरोप है, गड़बड़ी है, उसको बहाना बना रहे हैं, उसके जरिए हमला कर रहे हैं। कपीश जी, लालचंद भाई, आपने विपक्ष की आवाज खोल दी है दूरदर्शन पे अभी? नहीं, पूरी तरह से आपकी आवाज बुलंद आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, पूरी आ रही है। हाँ, इसी समय आ रही है, इसके पहले नहीं आ रही थी। उसके पहले आपको पूरा 2-3 मिनट तक सुना था। आपके सलाहकार संवाददाता, आपके संवाददाता और आपके द्वारा चंदा चोरी के साथ, चंदा के गृहजनों के साथ, रहजनों के साथ, डकैतों के को बचाने का काम किया जा रहा है। कोई बचाने का काम नहीं। हमारे अधिवक्ता समाज के लोग लानत है चंदा चोरों पर, वो दिखाई दे चढ़ावा में गड़बड़ी करने वालों पर पूरी लानत है, पूरी लानत है। ये बीएचपी के लोग जो चंदा चोरी कर रहे थे,
ये आरएसएस के लोग जो जनता चोरी कर रहे थे, हमारे पास इस बारे में जानकारी नहीं है। आप जिस संगठन का नाम ले रहे हैं कि वो चोरी कर रहा था, हमारे पास वो 8 नाम हैं जिनको नामजद किया गया है, गिरफ्तार किया गया, हम उन पर लानत भेजते हैं। आपके पास कोई संगठन का नाम है, कहीं से आया है तो आप उस पर लानत भेजिए। आप अनिल मिश्रा पे भेजते हैं कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर उनका नाम आरोपियों में आ जाएगा तो जरूर भेजेंगे। आप मुझे बताओ ना, इन चुट्टों को क्यों छोड़ दिया? आप बताइए कि क्या अनिल मिश्रा या जो चंपत राय का नाम ले रहे हैं, क्या उनका नाम आरोपियों में आ गया? ये गैंगस्टर बताइए। है ये आदमी। अगर आ गया है तो मैं अभी लानत भेजता हूँ। सरगना है ये, इस गैंग का सरगना है, इसका नाम क्यों नहीं है? कातिल मुलायम सिंह ये चंदा चोरों का सरगना है, इसका नाम क्यों नहीं है? सबसे बड़े कातिल कौन? चंपत राय। एसआईटी ने नहीं कहा ऐसा अभी तक। के बेटे हैं क्या? 173 अभी तक एसआईटी ने ऐसा नहीं कहा है। एडवोकेट खुद जाएंगे, इन चंदा चोरों को नामजद करेंगे, साथ में भाजपा के नेता को भी करेंगे। चलवा दी थी उन्होंने, और भाजपा के नेताओं का गहरा संबंध है जो अयोध्या के अंदर है। मतलब इस तरीके जो अयोध्या के अंदर भाजपा के नेता बैठे, इनका चोरी से गहरा संबंध है। चोरी हो रही थी और ये सो रहे थे, घाट खून से कह रहे कि हम अयोध्या के लाभ को जाते हैं। आपको बता रहे अरे ये जो विनोद जी ने कहा था ना कि फ्रस्ट्रेशन है, का नारा नहीं लगा पाए, अखिलेश यादव आज तक नारा नहीं लगा पाए। जो बता रहे हैं मैं अयोध्या का हूँ, मतलब हो गए कि 4 वोट के लालच में धर्म के लिए नारा नहीं लगा पाए। और बताइए, भगवान कृष्ण के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जिनके नाम पर आरोप है, जिनका नाम आ रहा है, उसकी पूरी निंदा, उस पर पूरी लानत। उसके बाद बाकी आप जो कह रहे हैं वो विशुद्ध राजनीति है, विशुद्ध राजनीति। जिनके नाम आ रहे हैं 8 पर लानत भेज देते हैं, किसी और पर 9वें पर आरोप लगता है लानत भेज देंगे। इसके अलावा जितने नाम लेंगे वो प्योर पॉलिटिक्स, विशुद्ध राजनीति। अगर आप उनको भेजेंगे तो नरेंद्र मोदी पे भी आंच पहुंच जाएगी। अरे सुनते रहे, अनिरुद्ध जी को भी सुन लीजिए। अनिरुद्ध जी को भी अपने हिस्से की बात उनको कहने दीजिए। अरे श्रीवास्तव जी, आप अनिरुद्ध जी को भी बोलने दीजिए। उनके हिस्से की बात तो कहने दीजिए उनको। अनिरुद्ध जी, जो बात कही जा रही है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा चाहे कितना भी बड़ा नाम आए, अनिरुद्ध जी। अरे सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि एसआईटी ने एफआईआर दर्ज करवाई, ट्रस्ट ने एसआईटी किसने बनाई? सरकार ने बनाई, ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। कोई ऐसा तो उसमें छोड़ के जाया नहीं जा रहा। अगर किसी के पास प्रमाण हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपके किसी के पास प्रमाण हो एसआईटी के पास लेके चले आए। लेकिन ये कि यादव कुल के वंशज होकर अखिलेश यादव क्या 4 ईंट कृष्ण भगवान के मंदिर बनाने के लिए देंगे? उस आंदोलन का सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। कहते जैसे राहुल गांधी कहते कि मंदिर का आगे चप्पल चोरी होती, लड़कियां छेड़ी जाती हैं, वैसे ये कहते चंदा चोरी के लिए बनाया जा रहा। गजब का लॉजिक, गजब सनातन धर्म को। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव ने ऑन कोटेड, मतलब कोट करके कहा था, जरूरत पड़ती 2-4 को और मैं मार देता वहां पे। कार सेवक, हाँ, ये बयान आया था भाई, ये बयान आया था कि और अगर लोगों को मारना पड़ता तो मार देते। इसीलिए तो ये बात उठ रही है, गोली चलाई जा रही थी। इसीलिए ये बात उठ रही है कि अभी ये श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी है, मामला क्या है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी नेक्स्ट लेवल की चीज है। कृष्ण जन्मभूमि की बात उठा करके बड़ा सा फंदा डाल दिया है योगी आदित्यनाथ ने। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन इस मामले में पड़ताल तो हम लोग करते रहेंगे। कपिश जी शुक्रिया, अनिरुद्ध जी शुक्रिया, विकास आपका भी शुक्रिया, विनोद जी जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो खबर है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नए नए और सख्त कानूनों का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अब भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सरकार, शुभेंदु सरकार काफी सख्त है। पहले पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 का मसौदा आज विधानसभा में जारी कर दिया। सरकार गुंडों और उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने की योजना सरकार ने बनाई है। बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 लेकर के आई है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बिल का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। बिल में गुंडा की नई कानूनी परिभाषा भी दी गई है। संगठित अपराध, हिंसा,
जबरन कब्जा, रंगदारी, अवैध खनन, नशीले पदार्थ, हथियार और विस्फोटक से जुड़े अपराधियों को अब इसके दायरे में ले आया गया है। राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निवारक यानी प्रिवेंटिव हिरासत का अधिकार मिलेगा। एसपी रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर हिरासत का आदेश जारी किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को भी हिरासत का आदेश देने का अधिकार दिया जा सकेगा और यदि आरोपी फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ राजपत्र में नोटिफिकेशन, उद्घोषणा और संपत्ति कुर्क करने जैसी कार्रवाई तक की जा सकेगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में चुनाव के दौरान वादा भी किया था कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और अब सरकार उसी संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा भी रही है। अब जहां तक यूसीसी की बात है यानी समान नागरिक संहिता की, तो बीजेपी शासित कई राज्यों में इस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। गोवा में तो ये कानून एक रूप में पहले से लागू था ही, उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है और गुजरात और असम में ये पारित हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा में इस पर चर्चा कुछ दिन पहले चल रही थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में भी इस पर काम चल रहा है। तो जाहिर है कि राज्य की बीजेपी सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे पर खरा उतरना चाहती है। समाज कल्याण से जुड़े सभी वादे लागू करके शुभेंदु अधिकारी ने अपनी साख तो बढ़ाई जरूर है। तो बीजेपी के मंत्री जो पश्चिम बंगाल सरकार में हैं, सुकांतो मजूमदार, उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी मैनिफेस्टो में लिखा था संकल्प पत्र में वो लागू किया जा रहा है और उसी क्रम में ये जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, ये बहुत जरूरी है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने यूसीसी को करेंगे ऐसा हमने रखा था। तो सारे राजनीतिक दलों के अगेंस्ट में कंप्लेन होता है कि वो अपने मैनिफेस्टो का बाद में भूल जाते हैं। तो हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसको लागू कर रहे हैं और यूसीसी बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार है, क्योंकि भारत के मूल संविधान ये कहता है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों के साथ रिलीजियन, कास्ट, क्रीड इसके एवज में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात का तो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए 6 महीने 3 महीने किए थे वो 6 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर ले आ गए। टीएमसी नेता सौगतो राय ने कहा कि वे इसके विरोध में हैं। किसके? यूसीसी के, क्योंकि ये एक सांप्रदायिक रंग वाला कदम है। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य की गुणवत्ता का सांप्रदायिकरण करने का एक प्रयास है। We are opposed to this. It is a communally colored step. If the UCC has not been part of the laws for 79 years, there is no necessity. This is an effort by the state government to communalize the polity of the state. और बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में एक और मंत्री दिलीप घोष की बात सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत राज्यों में ये हो चुका है तो यहाँ भी लागू होगा और सरकार आगे के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। यूसीसी बिल के लिए नोटिस है, आएगा बिल, ये तो पारित होना ही है। बहुत राज्यों में हुआ, यहाँ भी प्रोसेस शुरू हुआ है। बाकी सरकार आगे निश्चित करेगा क्या होना, कब बिल आएगा, क्या होगा। बहुत सारा बिल है, अब एक दिन में कितना पारित हो पाएगा वो भी देखना है। वहीं कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भी काम हो उसका तरीका सही हो, सही तरीके से हो। हम लोग कांग्रेस पार्टी है, हम लोग चाहता है जो काम करे गवर्नमेंट में लोग ऑनेस्ट काम करने चाहिए, तुलाबाजी बंद होने चाहिए, ये चोरी बंद होने चाहिए, दुर्नीति बंद होने चाहिए। मगर हम अभी तक बिल नहीं देखे तो हम ऐसे कमेंट करने से ठीक नहीं है। मगर ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी ये सब चीज तो सपोर्ट करेगा, मगर बिल कैसा है, क्या डिटेल्स है, में हम लोग अभी तक नहीं देखे तो कमेंट करने से ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सांसद शायद गुंडा एक्ट वाला जो था उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि उसकी बिल देखेंगे कि सरकार किन किन चीज़ों पर क्या रोक लगाने के लिए क्या बिल लाई है। बहरहाल सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से।
हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सौरभ, बिल तो भाई लंबी सूची, उसकी अगर देखें लिस्ट तो लंबी है कि ये बिल आएगा, वो बिल आएगा। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो गुंडा एक्ट, यूसीसी, जबरन धर्मांतरण को लेकर, लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, ये सारी सूची थी। कौन कौन से बिल की ड्राफ्ट सरकार ने दे दी है एमएलएज के हाथ में अभी तक? आज सुबह 2 बिल टेबल्ड हुआ, 2 बिल पास भी हो चुका है। वो है ओबीसी के संपर्क के जो अमेंडमेंट 2 बिल थे। एक जो ममता बनर्जी की शासनकाल में 2012 में जो शेड्यूल कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, आप जानते हैं लाल जी कि उसको कोलकाता हाईकोर्ट में भी उसके ऊपर मामला केस दायर हुआ था और कोलकाता हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन भी वहां गए थे केंद्र से। हाँ, तो उसी के चलते, उसी के संदर्भ कोलकाता हाईकोर्ट के जो आदेश था उसी के संदर्भ ये जो बिल अमेंडमेंट बिल पहली वाली थी वो लाया गया है कि 2012 से पहले वाली जो स्थिति थी वही अभी तक लागू किया गया है। लेकिन आगे चलकर कौन कौन कम्युनिटी यहाँ पर इंक्लूड होंगे इसको लेकर एक कमीशन जो है, उस कमीशन का क्या काम होगा, कमीशन की एसओपी क्या होगा, ये बात दूसरी अमेंडमेंट बिल में तय किया गया और ये दोनों बिल पारित हो गया है। अभी एंटी सोशल एक्ट जो है उसके ऊपर जबरदस्त डिस्कशन चल रहा है अंदर। बहुत सारे भावुक स्थिति भी तैयार हुआ है। पहली बात तो यह है, हरगोविंद दास, आप जानते हैं कि वाकफ आंदोलन के वक्त जब शमशेरगंज, धुलियान और मोथाबाड़ी में जो हिंसा की घटना घटी थी, जो हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को हत्या किया गया था, उनकी फैमिली आज असेंबली में मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जब बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, शेष मंत्री अरूप दास जब अपना वक्तव्य रख रहे थे, सबको थमाकर उन्होंने कहा कि आज गैलरी में हरगोविंद दास की जो फैमिली है वो हमारे बीच मौजूद है। और ये बिल क्यों ला जा रहा है, इसका एक कारण है ये परिवार जो वाकफ हिंसा के वाकफ के मूवमेंट के नाम पर जब हरगोविंद दास और चंदन दास के ऊपर वो घटना घटी, फिर जाके जो डिस्कशन हुआ, परिषदीय मंत्री जो शंकर घोष है उन्होंने मेंशन किया कि सिंगूर आंदोलन के वक्त इसे विधानसभा में तोड़फोड़ किया था, तब ममता बनर्जी की पार्टी ऑपोजिशन में था। तो वो जो तोड़फोड़ हुआ था पब्लिक प्रॉपर्टीज है, टैक्स पेयर्स के जो तोड़फोड़ हुआ था, आगे चल के बेलडांगा में जब एक माइग्रेंट लेबर झारखंड में उनका अननेचुरल डेथ होता है और उस डेथ को लेकर यहाँ पर बेलडांगा में एनएचसीएल को रोक दिया जाता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वो कहती थी कि शुक्रवार को तो ऐसा वो करते हैं। ये उनका कहना है कि सिंडिकेट राज, तोलाबाजी का जो राज था, उनके लिए ये बिल है। उनके लिए सीधा ये मैसेज है कि अगर आप समझते हो कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ करके आप छूट जाओगे तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक, आप सही कह रहे हैं। फिर इसके बाद यूसीसी को लेकर एक स्टेटमेंट सीएम शुभेंदु अधिकारी जारी करेंगे। बिल्कुल। जो हवाला के जरिए जो खबर आ रहा है वो है कि एक कमेटी गठन किया जा सकता है और वो भी एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में वो कमेटी गठन किया जाएगा। उसकी घोषणा आज होगी। पिछली जो हमारी बात हुई थी उसमें आपने ये कहा था, अभी जैसे आपने वक्फ बोर्ड वाला दिया, वक्फ बोर्ड के समय में क्या क्या तोड़फोड़ और कैसी हिंसा हुई थी, है ना। उसके पहले सीए में भी हुआ था और पश्चिम बंगाल में इस तरह की गड़बड़ी होती रही। ठीक, आपने पिछली बार बातचीत में मुझे बताया था कि यूसीसी लाने की तैयारी है और यूसीसी लाने के समय में वक्फ बिल की तरह, सीए की तरह तोड़फोड़, गुंडागर्दी ना हो, उससे पहले गुंडा एक्ट में संशोधन हो रहा है। तो पूरी तैयारी, तो वो जिसके लिए ये गुंडा एक्ट में संशोधन हो रहा है, जो आप बता रहे थे, यूसीसी की आर्ट कब आने वाली, उसका ड्राफ्ट कब आएगा, कुछ पता? अभी वही मैं बोल रहा था कि इसके बाद ही यूसीसी के लेकर एक स्टेटमेंट जारी करेंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी। तो उस स्टेटमेंट से और सारी बातें स्पष्ट होगी। लेकिन राज्य बीजेपी के प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी जनजाति को बंगाल में यूसीसी के कानून के बाहर रखा जाएगा, उनके ऊपर यूसीसी के लागू नहीं होगा। दूसरी जो बातें हैं, उनका कहना है कि भाजपा का जो स्टैंड है यूसीसी को लेकर, आज का स्टैंड नहीं है, पुराना स्टैंड है, वही काम बंगाल में हो रहा है। आज देखना होगा कि सीएम शुभेंदु अधिकारी स्टेटमेंट में कौन से हिंट देते हैं, जिस हिंट के जरिए हम समझ सकते हैं कि बंगाल में स्टेटमेंट का हम भी इंतजार कर रहे हैं और आप जरूर हमें बताइएगा कि उसमें क्या क्या खास है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सौरभ दत्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए थे। अभी छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि केरल में कांग्रेस पहले तिरुवनंतपुरम में मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, फिर हटी क्यों, इस पर बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले ही बता दिया था कि केरल की राजनीति में एक हलचल उठी। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन उसको अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास नहीं हुआ। कैसे? देखिए, रिपोर्ट देखिए पहले। केरल में अविश्वास प्रस्ताव से हट गई क्यों कांग्रेस? कांग्रेस तिरुवनंतपुरम के नगर पालिका परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, लेकिन लेफ्ट यानी एलडीएफ ने कांग्रेस को सहयोग देने से इनकार कर दिया। सीपीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की कांग्रेस की योजना को इससे झटका लगा। दरअसल इस योजना पर, अविश्वास प्रस्ताव वाली योजना पर कांग्रेस ने, सीपीएम का कहना है कि हमसे तो कोई बातचीत ही नहीं की, और तब सीपीएम ने अविश्वास प्रस्ताव को जनता के साथ मजाक तक बता दिया। थोड़ा डेटा बताते हैं। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में 101 पार्षद हैं, जिसमें बीजेपी के अपने 50 हैं, एलडीएफ के 29, यूडीएफ के 19 और 2 निर्दलीय पार्षद भी हैं। और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए इस समय यूडीएफ को 34 पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी उसके पास 15 पार्षदों की कमी है और उसने एलडीएफ से बात ही नहीं की। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जरा इस समीकरण पर हमें कुछ बताएंगे। विनोद जी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, उस पर कांग्रेस को खुद ही विश्वास नहीं था, और उसको अपने अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास हो, इसके लिए एलडीएफ को विश्वास में नहीं लिया, तो फिर वो वापस भी लेना पड़ा। ऐसा कदम उठाया क्यों कांग्रेस ने? लाल जी, असल में दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीपीएम और जो वामपंथी दल है वो कब इंडिया गठबंधन बन जाते हैं और कल राइवल बन जाते हैं, वो खुद नहीं उनको पता है। नहीं, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई है, एक गाना था ना। तो वो ये बात के जब उनको बीजेपी का क्या पहली बार, आप सोचिए कि तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी ने वहाँ अपना मेयर दिया जी, और ये बीजेपी के मेयर और बीजेपी के जो अपना उसका घोषणा है, घोषणा पत्र में उन्होंने जो तिरुवनंतपुरम नगर पालिका चुनाव को 50 कैंडिडेट उसके जीते थे, ये ऐतिहासिक है। और जब बीजेपी का आप परफॉर्मेंस वहाँ काम का देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि तिरुवनंतपुरम की एक महानगर पालिका से इतना क्या डरना? अगर बीजेपी के नगर पालिका के लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, शहर को बढ़िया बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ये 2 महीने के महानगर पालिका नहीं देखेंगे। सर, डर तो लगता है, प्रस्ताव लेके सर डर लगता है। ऐसे ही एक नगर निगम में अहमदाबाद में बीजेपी आई थी पहले, ये जो अहमदाबाद में एक नगर निगम में पहले बीजेपी आई थी, आज गुजरात में जम गई है। हाँ, ये जो लोगों को इस तरह का जो संदेश देते हैं और प्रवचन देते हैं लोकतंत्र की, संविधान की, अरे आपको एक लेफ्ट और यूडीएफ एलडीएफ के बीच में 50-60 साल से लोग यही तमाशा देख रहे हैं केरल में। 1 by 1 एक तो कम से कम बीजेपी की वहां तिरुवनंतपुरम में कम से कम एक मेयर तो उसको मिला, 50 उसके पार्षद जीते पहली बार। वो अगर बेहतर काम करना चाह रही है पार्टी, तो उसको आप मौका ना दें, 2 महीने के बाद उस पर आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाएंगे इंडिया गठबंधन बन के। अच्छा, ये तब होता है जब 1 साल में मेयर बदलते हैं। जब बदलता ही है 1 साल। तो आप उसके पास में अभी इस तरह की थोड़ी सी एक टॉलरेंस होनी चाहिए कि कोई पार्टी, नई पार्टी आई है, पहली बार तिरुवनंतपुरम को सजाने संवारने का उसने अपना एक अज़्म लिया है, तो आप मौका दें उसको काम करने का। आप 2 महीने पर उसको अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो 6 महीने तो कम से कम फिर भी तो उसको बचेगा अपने लिए। तो ये जो भूल कर रही है कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि ये एक तरह से इनका फ्रस्ट्रेशन है कि आप एलडीएफ को चाहते हैं कि कभी मुझे एलडीएफ साथ दे देगा, कभी आप चाहते हैं कि एलडीएफ हमारी लड़ाई में दिखेगा। ऐसा राजनीति में होता नहीं है। राजनीति में इस तरह के प्रयोग केंद्र में, दिल्ली में तो हुए हैं, लेकिन स्टेट में ऐसे नहीं होते। ठीक, लेकिन उनका डर जो है ना, उनके नजरिए से अगर देखिएगा, लगेगा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में ऐसे ही बीजेपी आई थी, काम करके दिखाई, आज तक जमी हुई है गुजरात में। तो उनके लिहाज से जरूर ये बात घबराहट वाली होगी। शुक्रिया फिलहाल विनोद जी जुड़ने के लिए और इन सारी खबरों पर विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केरल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर तिरुवनंतपुरम में है, लेकिन
तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह से काम करके ना दिखाने दिया जाए। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के इस वक्त में हमारी पूरी टीम को इतना ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। Deemed FSSAI registration for street vendors, which has helped more than 10 lakh street vendors. Revised licensing threshold has been increased from 12 lakh to 1.5 crores. And this same way, the perpetual validity licenses has been effective from 10th March 2026. And the beneficiaries are 71 lakh food organizations, FBOs. That is how we are working. So, lot has been done as far as the various parts is concerned, various areas of health is concerned. All this has been done because, again, I'll emphasize time and again, health is a state subject. We are there only to guide you. We are there only to see to it that to give you the technical support, the financial support. But the execution is with you. So all these good results which I'm sharing with you, you are the real people who have done it. I must congratulate all of you, and I would like to also request that with double commitment we have to go forward so that in coming times we achieve the goal of Viksit Bharat by 2047 with your active support. And with these words, I would like to really welcome all of you, and your active inputs as far as the CCHFW meeting is concerned is most welcome. Thank you very much for giving me a patient hearing. Thank you, sir. In view of the presence of the members of this Apex Advisory Body, we propose to utilize this occasion